नमस्कार, मैं अंकुर जहर मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान डेली पे। आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी क्यों है या समान नागरिक संहिता ज़रूरी क्यों है। इसकी जो शुरुआत है नए दौर से तब शुरू हुई जब दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सिंह ने समुदाय के दो पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालतों को कई बार पर्सनल लॉ से उत्पन्न हुए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग समुदाय, जाति अथवा धर्म के जो लोग वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें इस पर्सनल लॉ के कारण विवादों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के युवाओं को बार-बार खासकर शादी और तलाक के मुद्दे पर असमानता से जुड़े इन मुद्दों से जूझने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस सिंह ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में संविधान का हवाला देते हुए कहा, भारत में यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत परिभाषित किया गया है। जस्टिस सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी समय समय पर इसे दोहराया जाता रहा है और वर्तमान में एक ऐसे सिविल कोड आवश्यकता है जो सभी के लिए एक जैसा हो। यह एक समाज के शादी, तलाक, उत्तराधिकार के मामले में भी समान और सिद्धांत लागू करे। मुस्लिम को छोड़कर बाकी समुदाय के कानून संहिताबद्ध हैं। वर्तमान में हिंदू और विभिन्न अन्य समुदाय शादी, तलाक और गोद लेने, उत्तराधिकार और विरासत आदि मामलों की वैधानिक स्वीकार्यता के लिए अलग-अलग कानून संहिताबद्ध हैं। इन कानूनों में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार कानून, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और डिवोर्स एक्ट अस्तित्व में हैं। इन संबंधित धर्मों और संप्रदायों में संहिताबद्ध कानूनों से के तहत ही कार्रवाई की जाती है, लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं है। उनके पर्सनल लॉ शरीयत और उनके धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से ही संहिताबद्ध किए जाते हैं। हालांकि 3 तलाक के मुद्दे पर सत्तारूढ़ वर्तमान मोदी सरकार ने कानून बनाकर मुस्लिमों और अन्य संप्रदायों के बीच के अंतर को पाटने का प्रयास अवश्य किया है, लेकिन इस कानून के कारण अक्सर मोदी सरकार इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की संवैधानिक स्थिति क्या है, इस बारे में बात करने के लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करना पड़ेगा। ये निर्देशक तत्व मूल अधिकारों की मूल आत्मा कहे जाते हैं। इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख किया गया है। इसके विषय में सबसे रोचक बात यह है कि भले ही नीति निर्देशक तत्व प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं, लेकिन ये किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह व्यवस्था दी है कि यदि कोई कानून सीधे तौर पर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करना चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्क संगत मानते हुए असंवैधानिक कहे जाने से बच सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का यह कहकर विरोध नहीं किया जा सकता कि यह किसी मूल अधिकार का हनन है। हम लोग इस बात पे आते हैं कि समान नागरिकता संहिता देश की जरूरत अब क्यों है। देश में जब भी समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, तब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाती है। राजनीतिक पार्टियां धर्म का हवाला देकर जनता में यह अविश्वास पैदा करने में जुट जाती है कि यह कानून धार्मिक स्वच्छंदता को छीनने वाली है। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह अपने नागरिकों को अपने अपने धर्म की आस्था के अनुसार उसे उपासना पद्धति की छूट तो देता है, किंतु यह लोकतांत्रिक देश होने के कारण नागरिक की आधारभूत समानता में भी विश्वास करता है। हालांकि मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी समान नागरिकता संहिता कानून के पक्ष में हमेशा से खड़ी रही है, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिलने के कारण समान नागरिक संहिता नहीं बनाया जा सका है। किंतु जब एक देश एक टैक्स लागू किया जा सकता है और एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, तो समता मूलक समाज निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक देश एक कानून क्यों नहीं लागू किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो। शादी, तलाक या जमीन जायदाद के बंटवारे में भी
सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की यह जिम्मेवारी बनती है कि यह कानून को लागू किया जाए। राजनीतिक फायदा हेतु इस कानून को नहीं लाया गया है। हालांकि इस पर बहस समय समय पर होती रही है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून के न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। न्यायालयों में मामलों की सुनवाई लंबित रहते हैं क्योंकि ज्यादा मामला होने के कारण फैसले जल्द नहीं हो पाते। जब एक देश एक संविधान से चलता है तो अलग अलग कानून की आवश्यकता क्यों है? दूसरी तरफ देखें तो अपने ही देश में गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है। यहाँ तक कई मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट में कॉमन सिविल कोड लागू है। लेकिन भारत में धर्मों की आज़ादी छीनने वाली बात कहकर यह कानून का विरोध होता रहा है। वर्तमान समय के नजरियों से बात करें तो हमारा देश समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आधार पर दो श्रेणियों में बंटा हुआ प्रतीत होता है। राजनीतिक रूप से भाजपा इस समान नागरिक संहिता के पक्ष में खड़ी है, वहीं कांग्रेस और गैर भाजपा दल समान नागरिक संहिता पर विरोध कर रही हैं। सामाजिक रूप से जहां देश के चिंतक, विशेषज्ञ और देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति समान नागरिक संहिता के विषय में लाभ हानि के विषय का विश्लेषण कर सकते हैं, धार्मिक संदर्भ में देखा जाए तो देश के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में गहरा मतभेद है। यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात आती है तो यहाँ कहीं पर भी संविधान में अल्पसंख्यक के लिए कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। देश के बहुसंख्यकों को छोड़कर सभी को यहाँ पे अल्पसंख्यक मान लिया गया है। तो देश की जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है उसे अल्पसंख्यक मान लेना ये भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष है देश के संविधान पे। हालांकि यह मतभेद धार्मिक रूप से है। देश संविधान से चलता है, ना कि धार्मिक ग्रंथों के आधार पर। देश में किसी भी समुदाय में क्रिमिनल मामलों की सुनवाई देश के एक ही कानूनों के द्वारा अदालतों में होती है, तो सिविल मामले का निपटारा अलग अलग कानूनों के तहत क्यों? समान नागरिक संहिता एकता को मजबूत करने वाली कानून व्यवस्था है। इसमें मेरी माने तो समान नागरिकता संहिता एकता को मजबूत करने वाली कानून है। देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी दलगत राजनीति से परे जाकर देश के नागरिकों के विषय में सोचते हुए इस कानून का एकमत से समर्थन करना चाहिए। अगर धर्म का हवाला देकर तथाकथित धार्मिक गुरुओं द्वारा भोली भाली जनता को इस कानून का डर दिखाकर देश में मतभेद पैदा करने की कोशिश भी करें तो राजनीतिक पार्टियों को देश हित में एक साथ एकजुट होकर कानून का पक्ष लेकर देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यह कानून बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। इससे जनता की भलाई ही होगी। अगर सभी नागरिकों के लिए समान कानून रहेंगे तो लोग में अविश्वास का भाव पैदा नहीं होगा। ऊंच नीच की खाई व धार्मिक श्रेष्ठता साबित करने के लिए देश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जाता है, इस पर भी बहुत हद तक काबू पा सकेंगे। इसलिए हम तमाम राजनीतिक द्वेष से परे जाकर सभी राजनीतिक दलों को इस विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए और देश के हित के खातिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दरकिनार करते हुए समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए देश में लागू होना चाहिए। यदि आपको मेरा ओपिनियन और मेरा खबर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।